ठीक है भाई। अब इसमें जैसे सैंपल पेपर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, 10th क्लास का अगर करें, है ना, तो तुम्हारा ये पता होना जरूरी है भाई। हम लोग तो सैंपल पेपर 2 कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो 2 सैंपल पेपर भेजे गए हैं वो आज सॉल्व कर लेना रात तक, ठीक है, जो भी मर्जी हो, जैसे भी हो। तो भाई लोगों, सारे लोग जैसे इसमें देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 आपका एमसीक्यू का कह रहा है कि आपका एक्स है, दूसरी तरफ आपने क्या डाल रखा है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 है, आपने इसको हीट करना है, इधर है CH3CH2OH, ठीक है, इसमें आपका प्रोडक्ट जेड बन रहा है, अगर मैं इसमें वाई ऐड करूं एसिड के साथ, और इधर इन्होंने बोला है कि आप अल्कलाइन KMnO4 डाल दो, देखो, और इधर हीट हो नहीं है भाई, ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी, अब देखो भाई लोगों, हम लोगों ने क्या करना है, ऑप्शंस बिना देखे करना है, वैसे तो ये एमसीक्यू है, बट हमने विदाउट ऑप्शन से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे आप सबको इसमें साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पे KMnO4 आ गया, ठीक है, हमने आपको साफ साफ बोला KMnO4 नहीं, आपने इसे क्या पढ़ना है, कमीनो पढ़ना है आपने, कमीनो। कमीने लोग क्या करते हैं भाई, दारू पीते हैं, एसिड की उल्टियां करते हैं, यही बताया गया था आपको। तो कार्बन देखो कितना, 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का आप क्या बना देंगे, यहाँ पे 2 कार्बन का आप यहाँ पे एसिड बना देंगे, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हमें मिल गई है। अब इनने बोला जो अल्कोहल है इसमें मैंने एसिड ऐड करा है वाई की प्रेजेंस में, तो मुझे जेड मिल गया है। अब वाई और जेड की वैल्यू आप लोगों ने बतानी है, कौन बता सकता है कि वाई और जेड यहाँ पे क्या होगा, यू कैन रेज योर हैंड। क्वेश्चन देखो और वाई और जेड को बताइए, बताओ गीतिका। वाई तो हमें पता ही चल गया कि एसिड है, और जब हम एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं हमें एस्टर मिलता है। एसिड हमें साफ साफ पता चल गया, इन्होंने देखो बोल दिया, प्लस वाई को इन्होंने डिफाइन कर दिया कि एसिड है, और उसके बाद इन्हें जेड पूछा है। तो आप खुद सोचो, अल्कोहल में जब आप एसिड मिलाएंगे तो हमें क्या मिलता है, एसिड मिलता है। अब इसी रिएक्शन को मैं आपको अलग से लिख के दिखा दूं, अगर क्या होता है, जैसे कि देखो, ये रहा हमारा, मान लो CH3CHO है, CHO नहीं, मतलब सॉरी भाई, COH है, ये हमारा अल्कोहल है। अब इसी अल्कोहल में अगर मैं एसिड लिख दूं, यहाँ पे CH3COOH लिख दूं, तो हमने आपको बताया था जब भी ऐसी रिएक्शन आती है तो बेटा यहां से OH जाता है, यहां से H जाता है, साफ साफ आपको ये बताया गया था, पानी बाहर कर दो तो आएगा क्या, CH3CO, CH3CO, और साथ में ये वाला O कॉपी पे CCH3। तो यहां पे देखो क्या ये हमारा एस्टर बन चुका है। तो यहां पे साफ साफ क्लियर है कि जो जेड की वैल्यू है वो अपनी एक एस्टर होगी, ठीक है भैया, जेड की वैल्यू जो अपनी होगी वो क्या होगी, एक एस्टर होगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इस अल्कोहल में इन्होंने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो हमें एक्स मिल गया। एरो पे ध्यान देना, एरो देखो ध्यान से उल्टा लगा हुआ है, उल्टा लगा, इसका मतलब ये हमारा रिएक्टेंट और जो एक्स है हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अप्रोच देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, अप्रोच पे ध्यान दो, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं अल्कोहल में एसिड डालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, बताओ, कौन बता सकता है, इथीन मिलता है, क्या मिलता है, मतलब यहां से हमें इंपॉर्टेंट बात पता चली, क्या भैया, एक चीज याद करनी है अपने को, अल्कोहल में अगर एसिड डाल दे, कौन सा, H2SO4, तो भाई हमें क्या मिलेगा, इथीन या अल्कीन, अल्कीन मिलेगा। भैया मैं जनरल केस के लिए बात कर रहा हूं ना, इसीलिए अगर मैं इस केस के लिए बात करूंगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का इथीन बना दो भाई, समझ आया कि नहीं। अगर मैं जनरल केस की बात करूंगा तो क्या आएगा, अल्कीन बनेगा। मतलब सीधा सा भैया घोल के अपने को क्या पीना है, जहां हमें दारू के साथ H2SO4 दिख गया वहां पे हम सीधी सी बात है अल्कीन बनाएंगे। तो भैया लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। याद रखना H2SO4 जो हमारा रिएजेंट का पता होना चाहिए, आपका KMnO4 के साथ भी पता होना चाहिए। इस KMnO4 की जगह एक रिएजेंट और भी दे सकता है एग्जामिनर, वो क्या है आपका K2Cr2O7, ये भी हो सकता है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर वो होता तब भी आपका प्रोडक्ट यही रहता। सबको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन भाई, ठीक है। किसी को दिक्कत तो बोलो भाई। मेरे ख्याल से मैंने इसका आसपास की पूरी कहानी बता दी जो इससे पॉसिबल हो सकता है, क्लियर हो गया, बढ़िया। इसमें अगला बोल रखा है क्या बेटा, हाँ बोलो, ऐसे बोल रहा है कोई बात नहीं, आप बोलो ना भाई, मैं यही बता रहा हूँ। अरे वो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइक से वो आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, आप लोग दूसरे क्वेश्चन को रीड करो सारे लोग। देयर आर 4 मेटल्स, देखो भाई जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं, सुन लो, बोलो। देयर आर 4 मेटल्स KLm एंड एंड, ठीक है भाई, इनने बोला आपके पास 4 मेटल है KLm एंड N। अभी इधर देखो बेटा, सारे लोग बुक में देख लेना, बुक में देखने का टाइम देंगे आपको।
आइडेंटिफाई देम बाय यूजिंग हिंट्स गिवन बिलो। इन्होंने बोला है के जो है, के के बारे में कुछ कमेंट करिए कि बेसिक ऑक्साइड है। इन्होंने बोला बेसिक ऑक्साइड है, मतलब के है नहीं बेटा, इनने बोला के बना रहा है, के फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। एल जो है, एल फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है भाई, एम्फोटेरिक समझ जाओगे इससे। एल फॉर्म्स, नहीं ये तो एल का ही है, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ एम डिसॉल्व इन वाटर, ध्यान से सुनना, एम की जो ऑक्साइड है, एम की ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब इसे हमने वाटर के साथ जोड़ा तो हमें अल्कली मिला। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये अल्कली क्या होता है, ठीक है, वो थोड़ी देर में बताएंगे। एन के बारे में सुनो, क्योंकि के एल एम एन अपने पास 4 एलिमेंट थे ना, तो एन के बारे में बोला है कि इन्होंने, एन जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, एन प्लस वाटर कोई भी रिएक्शन आपका नहीं देता। अब इन्होंने बोला है कि आप के एल एम एन का पता लगाइए, ठीक है भाई, के एल एम एन का पता लगाइए। मेरे को एक बात तो साफ साफ यहां पे दिख रहा है कि जो एल है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है भैया। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो हमारे सिलेबस में 2 ही थी, हमने देखा था, आपको बताया था, है ना, कौन सी थी, Al2O3 और Zn, है ना भाई। इसकी हमने ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, हाँ, आलू, आलू जानू, जानू आलू लाओ, ये था, जानू आलू लाओ, आलू लाओ। अब आलू समझ गया, Al2O3 रहेगा, जानू से ये हो गया, तो मतलब ये तो फिक्स हो गया, एल जो है भैया या तो ZnO होगा या हमारा Al2O3 होगा। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन्होंने बोला के जो है वो बेसिक ऑक्साइड बना रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। हाँ, मैं आपको प्रॉपर 10 सेकंड दे रहा हूं, 5 सेकंड दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जिसका सॉल्व हो जाए यू कैन रेज योर हैंड। बढ़िया भैया, मयंक भैया, हाँ कैमरे में आके बताओगे, बिल्कुल यार, अपना ही तो है। चलो सुनो, बताओ के क्या है, सीयू है, ठीक है। आपने कैसे पता लगाया कि सीयू है, जो मेटल है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनेगा। भाई ठीक है, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, ये बात मैंने आपकी पूरी तरीके से मान ली। इन भैया का कहना है कि जो है वो सीयू है, अगर सीयू हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक होगा, ठीक है। तो लेकिन मैं सीयू क्यों बोलूं, मैं तो कोई सा ही मेटल उठा लूंगा ना भाई, मैं सिर्फ सीयू क्यों बोलूंगा, मैंने आपको ट्रिक बता रखा था, काका नाना कह के मांगे ऑयल जैसे फरीदाबाद, तो भैया हम तो चाहे इनमें से कोई सा भी एलिमेंट उठा सकते हैं ना, तो हम सीयू ही क्यों लेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन भी तो मैच करने चाहिए ना। एग्जैक्टली जो ऑप्शन है ना उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सीयू है, क्योंकि ऑप्शन के मैंने, बढ़िया, चलो वो चेक कर लेंगे। एल के बताओ, एल क्या है, ZnO, Zn है यहाँ पे एल हमारा, क्यों भाई, क्यों है भैया, एल की वैल्यू Al क्यों नहीं हो सकती, एल्यूमिनियम, अगेन सारे ऑप्शन देखने भाई हमने, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं एल की 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, या तो जिंक होगा या, बढ़िया, तो हमने यहाँ पे भी देख लिया, क्योंकि हमने ऑप्शन से हिसाब से आंसर मारना भाई। अगर मैं एम की बात करूं, एम की ऑक्साइड वाटर के साथ मिलाकर अल्कली बनाता हूं, तो सबसे पहले सवाल ये उठता, अल्कली क्या होता है, अल्कली कोई बताएगा क्या होता है, एग्जैक्टली अब इसके लिए देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ज्ञान की बात है। जैसे ये हमारी पीरियोडिक टेबल है ना बेटा, पीरियोडिक टेबल तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सुनो, जो पहला ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं अल्कली। अब इनने अल्कली डाल दिया तो हो सकता है दूसरे ग्रुप के बारे में भी कमेंट कर दे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, दूसरे ग्रुप को बेटा हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं भाई, ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं, एक को अल्कली कहते हैं, दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक है भाई, बढ़िया। तो इन्होंने बोला है जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली बना रहा है, तो अल्कली कैसे बनाएगा, अब ये बताओ, यहाँ पे अल्कली का मतलब क्या है, अल्कलाइन मीडियम बोलना चाह रहा है लड़का, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, अल्कलाइन मीडियम, हमने सिर्फ अल्कलाइन बता दिया, क्वेश्चन में आप बोलोगे तो मिसप्रिंट है, अल्कली मेटल नहीं बोल सकते, अल्कली सॉल्यूशन है, यहाँ पे अल्कलाइन है, अल्कलाइन का मतलब क्या होगा भैया, बेसिक, अल्कलाइन का मतलब, अल्कलाइन का मतलब बेसिक होता है भाई, समझ आया कि नहीं आया, बढ़िया। तो इसके हिसाब से मैं बोलूं मेटल हमारा कौन सा है, एम कौन सा है भैया,
K है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है भैया जी, बढ़िया। N की मैं बात करूं तो N क्या हो गया हमारा, PV हो गया। लास्ट ऑप्शन है वो तो डायरेक्ट मैच करी जाए, क्योंकि जो PV है बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या, नहीं करता। याद रखना जो PV है वो वाटर के साथ रिएक्ट, रिपीट करते हैं, जो PV लेड होता है बेटा वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता भाई। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, हमने आसपास की सारी चीजें देख ली, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है ना। चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो भैया जी थर्ड क्वेश्चन बड़ा सिंपल दिया है, मतलब तो छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को ये। देखो इधर क्या बोला गया है कि कंसीडर द पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन्होंने क्या बोला है, लेमन जूस दे दिया आपको, लेमन जूस जो है बेटा उसका आपको पीएच इन्होंने दिया है 2.2, गैस्ट्रिक जूस जो है उसका पीएच इन्होंने दिया है 1.2, विनेगर जो होता है, विनेगर जानते हो ना एसिटिक एसिड, इसका पीएच हमें 3.76 दिया है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड इसका कितना दिया, 3 दिया है इन्होंने। ठीक है भैया जी, अब इनने बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज, मतलब आप इनमें बता दो भैया सबसे ज्यादा H प्लस की वैल्यू किसकी होगी। भाई कितना भैया सवाल है, कितना भैया सवाल है। जिसकी पीएच की वैल्यू कम होगी उसमें H प्लस की वैल्यू क्या होगी, साफ साफ पता है, जिसकी पीएच की वैल्यू कम उसकी H प्लस की वैल्यू ज्यादा। तो यहाँ पे अगर मैं अरेंज यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा भाई, ये तो थर्ड क्लास का सवाल हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, हद है यार। 1.2, 2.2, 3, बढ़िया भाई, क्लियर हो गया भाई, क्लियर ना भाई, बढ़िया। अगला सवाल हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन विद 5% HNO3, भैया 5% HNO3 के साथ कौन सा मेटल है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, करता है। तो भैया इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन दिया, जरा ऑप्शन देखो इसके, कॉपर, जिंक, Mn, Mg। भाई साफ साफ हमने आपको याद कराया था, देखते हैं कौन बता सकता है भाई। C मतलब Mn, C और D दोनों, तो C और D दोनों रिलीज करें। एक्चुअल में ये ऑप्शन नहीं है हमारे, ये हमारे 4 मेटल दिए, ऑप्शन ये दिया है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है Mn और मैग्नीशियम जो है भैया ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भैया। एम वाली बिरादरी मान लो यार, एम वाले जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं भाई। समझ में आया कि नहीं भाई, है ना भाई, समझ में आया कि नहीं। दोनों से देखो भाई, मांगने वाले लोग हैं यार, हाइड्रोजन मांग के ले जाते हैं। देखो मांगने में Mg भी आ गया, Mn भी आ गया, तो मांगने वाले ऐसे आप याद कर सकते हो जबरदस्ती के ट्रिक की तरह से। भाई मांगने वाले लोग हैं यार, हाइड्रोजन मांगने दे दिया यार, एहसान कर दिया भाई। तो Mn Mg पे एहसान कर दिया भाई, हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं, बाकी कोई भी रिलीज नहीं करता। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो तुरंत H2 को किसमें कन्वर्ट कर देता है, H2O, हाइड्रोजन गैस को तुरंत किसमें कन्वर्ट कर देगा भाई, H2O वाटर। भाई कोई दिक्कत तो बताओ, बढ़िया। इनने अगला क्वेश्चन पूछा भाई, देखो ऑप्शन नहीं बता रहे, ऑप्शन आप लोग खुद बताएंगे। क्वेश्चन सुनो कितना प्यारा है, व्हाट हैपेंस व्हेन, बेटा सुनो, देखो आप लोग क्वेश्चन उधर रीड मत करो, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, तब देखो। अगर आपको आंसर सॉल्व करने के लिए जब बोला जाता है तब आप क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। मैं बेटा क्वेश्चन रीड क्यों कर रहा हूं, इसीलिए तो कर रहा हूं आपके लिए। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पैलेट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर, कॉमन सेंस लगाओ, ऑप्शन जाए भाड़ में। जब सोडियम जो है भैया अगर मैं उसे पानी में डाल दूं क्या होगा भैया, क्या होगा भैया, बहुत ज्यादा वाइग्रस रिएक्शन होगी भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा वाइग्रस रिएक्शन हुई। खुद सोचा यार, हमने तुम्हारे सामने तो पानी में सोडियम डाला था, याद रहेगा, पानी में सोडियम डालते बेटा बूम। समझ में आया कि नहीं बनाया भाई, सस्ता अनार बनाया था क्लास में, नहीं बनाया, भूल गए भाई। भाई समझ में आया कि नहीं, एट इन्हीं भाई क्या होगा, तुरंत का तुरंत बूम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, क्योंकि भैया हीट निकलेगी इसमें, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो इधर, alloys are homogeneous mixture, डायरेक्ट जवाब देना है, देखते हो कौन देगा। alloys are homogeneous mixture of a metal with a metal and non metal, ठीक है भैया। और अगला है which among the following alloy contain non metal as one of its constituents, भैया आपने बताना है ब्रास, ब्रॉन्ज, अमलगम, स्टील। बोलो भाई, स्टील। अमलगम में कंफ्यूज हुए क्या, चलो ठीक है, अगर आप अमलगम में कंफ्यूज हुए तो पहले मैं आपको अमलगम का मतलब समझा देता हूं। किसी भी मेटल का अलॉय अगर मरकरी के साथ आता है तो उसे मैं अमलगम कहता हूं।
आई रिपीट, अमलगम क्या होता है भैया, किसी भी मेटल का अलॉय ले आओ मरकरी के साथ तो उसे मैं अमलगम कहूंगा। अब भैया कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, अरे भैया ये तो बता दो अलॉय क्या होता है। देखो 2 या 3 मेटल को आप एकदम ढंग से मिला देते हो ना तो उसे मैं अलॉय बोलूंगा। 2 या 3 मेटल को ढंग से मिला दो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अलॉय बोलेंगे। समझ आ गया भाई? ठीक है भाई, अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, जल्दी करो बेटा 10 सेकंड दिए आपको खाली। स्टील इज द रियल आंसर भाई, ठीक है। अमलगम के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्यों, मरकरी की चर्चा नहीं करी गई है पूरे में, तो अमलगम तो होने से रहा, तो अमलगम में कंफ्यूज ही क्यों होना है। तो स्टील इज द आंसर, इज दैट क्लियर? ठीक है, अगला देखो भाई, इन्होंने बोला है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, जब आप जिंक को रिफाइन करते हैं तो भैया जो ये होता है ये कहां पे डिपॉजिट होता है बताओ, कैथोड पे, एनोड पे, या कहीं भी नहीं? बताओ जिंक कहां डिपॉजिट होता है, एनोड या कैथोड? कैथोड। सारे लोग कहते हो क्या कैथोड, या कोई है एनोड वाला? कैथोड पे। जिंक कहां कलेक्ट होता है, एनोड पे। क्या होता है, क्या, हाइड्रोजन गैस वैसे लिबरेट होती है, लेकिन ZNO वाले केस में भैया हाइड्रोजन कहां होता है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। लॉजिक समझ में आया भैया? कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जिंक। समझ आया? कैथोड पे क्या भैया, कभी भी देखो किसी भी मेटल को अगर आप प्योरीफाई कर रहे हैं तो मेटल हमेशा कलेक्ट किस पे होगा, कैनोड पे। हाँ दोनों मिला दो। हाँ क्या, कैथोड पे। किस पे भैया? देखो सुनो, अब जिसको याद नहीं हो उसके लिए बताएं, आप किसी भी मेटल को अगर रिफाइन कर रहे हैं, किसी भी मेटल को आप जनरली अगर रिफाइन कर रहे हैं, जनरल बात बता रहे हैं, तो बेटा वो मेटल आपका हमेशा कैथोड पे ही कलेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा ये बात, किस पे कलेक्ट होगा, कैथोड पे होगा भाई। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। भाई ये तो देखते कर दोगे यार, एक ही बार ब्लड जाता है हार्ट में, किसमें, फिश में। किसमें, फिश, मछली। ठीक है भाई, तो मछली के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। हाँ हमको ऐसा क्यों लग रहा है हमारी सैंपल पेपर करने की स्पीड थोड़ी ज्यादा तेज है? हाँ भाई सीडी ना चिल्लाओ, कितनी बार बोला, अपना ऑप्शन देख के इधर ध्यान दो, हम आपको प्रॉपर सॉल्व करा रहे हैं। हाँ? देखो अब यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें फिश की, तो फिश का जो चक्कर होता है वो क्या होता है भाई, देखो फिश का जो हार्ट होता है ना वो ऐसे करके होता है। अब जैसे ये आपकी मछली है, ठीक है भैया, यहां से ऑक्सीजन आई, यहां से ऑक्सीजन आई, यहां पे सेल में चली गई, ठीक है बेटा, सेल से CO2 आई, CO2 यहां गया, और यहां से CO2 यहां गया, यहां से बॉडी से बाहर। मतलब हार्ट के अंदर सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये मछली के अंदर की साइकिल होती है। चलो इसी के साथ एक क्वेश्चन फ्री करते हैं, फ्रॉग के अंदर कितने चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर। समझ आया कि नहीं आया? 2 एट्रियम होता है या 1 एट्रियम होता है, 2 एट्रियम होता है। वेंट्रिकल कितने होते हैं, 1। भैया लॉजिक बताएं, देखो भाई ये सस्ता वाला हार्ट बनाते हैं, चलो अपना ये रहा भाई हमारा हार्ट, तो भाई ऐसा होता है उसके अंदर, फ्रॉग के अंदर ये रहा एट्रियम, ये रहा एट्रियम, ये रहा वेंट्रिकल। समझ आया कि नहीं है भाई? समझ आया, बढ़िया। अगला सवाल है भाई, आप डायरेक्ट आंसर करना, थ्योरेटिकल बायो आ गया। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ पॉलन ट्यूब मूव कर रहा है, कौन सा ट्रोपिज्म? बिना ऑप्शन का तो कौन सा, कीमोट्रोपिज्म। कौन सा ट्रोपिज्म, बढ़िया भाई। कीमो बोल दो, कैमो बोल दो, कौन से स्पेलिंग भाई प्रोनाउंसिएशन करवा रहे हैं यार बोर्ड में हमसे। सीड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज दे, भैया उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट कहते हैं, क्यों कहते हैं सीड्स को? ऑप्शन देखो बताओ, बोलो बोलो भाई, बड़ा सिंपल है यार। क्या भैया, बी ऑप्शन होगा। देखो इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्यों? ऑप्शन क्या है, बी। देखो बेटा, आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। भैया गैमेट अगर 2 फ्यूज होते हैं तो उसे ही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तीसरा ऑप्शन देखो कितना भाई याद दिया है, पॉलन ट्यूब का फ्यूजन। अरे भैया 2 पॉलन ट्यूब बनती हैं क्या यार जो फ्यूज होंगी आपस में यार? कितना लुल्ल ऑप्शन बनाया है। समझ में आया कि नहीं है भाई? बढ़िया।
अगला बोला है भाई, जल्दी जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को कौन मेंटेन करता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनलिन। कौन करता है? एड्रिनलिन। इसके साथ सारे फंक्शन एक बार रिवाइज हो जाए। सारे फंक्शन रिवाइज क्या? कौन सी? पानी का लिए नहीं, पानी की बोतल है, देख तो लग रही है तो जाके अनलोड करके आओ ना, तो बोतल में करोगे अनलोड। सुनो भाई, देखो तो अच्छा सुनो बेटा, देखो इनने जो 4 ऑप्शन दिए ना, चारों का फंक्शन जाने। तो वैसे इसका आंसर तो एड्रिनलिन होगा, बीपी को मेंटेन करना। थायरोक्सिन का फंक्शन क्या होता है? बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। इंसुलिन का क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल कम करना। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? एड्रिनलिन का ब्लड प्रेशर मेंटेन करना। अभी तो क्वेश्चन में यही तो था। अगला, इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन। भैया कौन सा वाला जो मेल में है वो पेयर नहीं होता? अरे भैया लड़कों के साथ ही तो होता है भाई, इसका पेयर कहां है? समझ में आया? तो आंसर सिर्फ वाई क्रोमोसोम होगा ना? नहीं, एक्स का भी तो जोड़ा नहीं है, तो एक्स और वाई दोनों में से कोई भी पेयर नहीं होता। समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया भाई? भैया एक्स और वाई में से दोनों ही पेयर। अगला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर दीज इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास का आपको दिया है, एयर का दिया है, वाटर का दिया है। अरेंज द। भाई देखो सुनो, अगला क्वेश्चन क्या मैं बताता हूं। देखो मैं क्वेश्चन का एग्जैक्ट डेटा नहीं लिख, चलो एग्जैक्ट डेटा ही लिख देते हैं। इनने बोला ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.52। एयर है, एयर का दिया है 1.0003। वाटर का दिया है 1.333। इनने आपसे क्या बोला है? उनकी स्पीड के बेसिस पे उन्हें अरेंज करो। भैया आपको हमने साफ साफ बताया था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें भीड़ भाड़ ज्यादा, भीड़ भाड़ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो स्पीड क्या होगी? कम। कम भाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा उसमें स्पीड, तो सबसे कम स्पीड किसकी होगी भाई? ग्लास की। क्या होगी भैया? सबसे कम। समझ आया सबको? समझ आया भैया? सुनो मैं दोबारा बताता हूँ भाई, सुनो देखो तुम लोग ना सारे लोग बोला मत करो भाई, जब मैं बोलूं क्वेश्चन पे इधर जान दो। मैं तीसरी बार समझा रहा हूँ इतनी देर में, ठीक है बेटा? तो लॉजिक सुनो क्या है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें स्पीड कम होती है। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब होता है भीड़ भाड़ ज्यादा होना। अगर भीड़ भाड़ ज्यादा, तो आप खुद सोचो, बाजार में भीड़ भाड़ ज्यादा, आप तेजी में भाग लोगे, वहां पे स्पीड आपकी कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा ग्लास का दिया है। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसमें स्पीड क्या होगी? कम होगी। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी? एयर में होगी, फिर वाटर में होगी, फिर। सबको क्लियर हो गया? क्यों भाई? साफ साफ देखो, अभी के लिए तो मैं जब पढ़ाया था न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास बताई थी, अभी के लिए तुम बस कंक्लूजन याद रखो क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ज्यादा होता है उसमें स्पीड क्या होती है? कम होती है भाई। क्या? अच्छा छोड़ो भाई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? भैया देखो ये 1.52 है, ये नंबर ज्यादा है कि कम है? भैया ये नंबर सबसे ज्यादा। भाई पहला नंबर देखता 1.5 और ये 1.3। ठीक है भाई? हाँ, बोर्ड के टाइम पे एकदम दिमाग ही चल गया तुम लोग। हाँ भाई, भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल देखो भाई, थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं, इस तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। देखो आप क्या लिखा है इन्हें? पॉजिट्रॉन। ओहो, अच्छा पॉजिट्रॉन बोलना चाह रहा है लड़का यार। अच्छा पॉजिट्रॉन क्या होता है यार? ये भैया प्रोटॉन का दूसरा नाम है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या? इन्हें लग रहा है संधि विच्छेद कर दिया। पॉजी का मतलब पॉजिटिव और ट्रोन का मतलब 5 से उतार लिया प्रोटोन से, दोनों को मिला के क्या बना दिया? पॉजिट्रॉन। ठीक है भैया? तो कंफ्यूज नहीं होना। पॉजिट्रॉन का मतलब प्रोटोन, पॉजिट्रॉन मतलब, इनने बोला पॉजिट्रॉन जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है राइट एंगल पे, तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे मैं आपको डायग्राम बनाता हूं जो उन्होंने दिया गिवन, ये रही बेटा हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? इसके बाद इन्होंने बोला हमारा पॉजिट्रॉन जो है भैया, पॉजिटिव जो प्रोटॉन है वो हमारा ऐसे निकल रहा है तेजी में। अब इन्होंने बोला इस पर फोर्स किधर लगेगी? भाई आराम से देखो और पता लगाओ जल्दी से। भैया जल्दी ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करो भाई, करो करो करो। इनटू द पेज मतलब पेज के अंदर? हाँ नीचे। इनटू द पेज क्या है? अंदर और ऐसे बाहर है।
ऑप्शन बोला है टू द राइट, इधर इधर, मतलब इसमें देखो ना, ये बोलना चाह रहे इधर लगेगी फोर्स, अंदर लगेगी या बाहर लगेगी, ये 4 डायरेक्शन आपके पास। सोचो, लगाओ बुद्धि। हाँ अच्छा सुनो, अच्छा देखो सुनो, ये हमें पता है मम्मी पापा बच्चे वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इसमें तो क्या हो गया, मोशन हो गया, फोर्स हो गया, ये हमारा फील्ड है। तो फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इन्होंने मोशन किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ऊपर, ठीक है भाई, मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर। तो ये क्या होता है, मोशन होता है। ये रहा करंट, भूल देखो तुम लोग भूल गए, मैं बताता हूँ। मम्मी पापा बच्चे, एम से मम्मी तो एम से मोशन, एफ से फादर, एफ से फील्ड, बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन, सी फॉर चिल्ड्रन, सी फॉर करंट। तो ये रहा करंट। अब बताओ, अच्छा एक बात बताओ, पॉजिट्रॉन की मोशन से क्या समझते हो तुम लोग, करंट की डायरेक्शन ऊपर है कि नीचे है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये ऊपर, ये करंट कहां गया, ऊपर, तो भाई मोशन कहां होगा, अंदर। तो भैया कहां जाएगा, तो भैया प्रोटॉन हमारा कहां घुस जाएगा, अंदर घुस जाएगा। लगाना आया नहीं आया, आ गया भाई लगाना, बढ़िया बात। अगला भाई, अगला सुनो, अगला इन्होंने साफ साफ बोला है कि फूड वेब जो है, फूड वेब किससे बनता है भाई, फूड वेब इन्होंने बोला है। फूड वेब आराम से आप लोग कर लोगे, सबको आता है ना फूड वेब के बारे में, फूड वेब किससे होता है, सिंपल डेफिनेशन पूछिए। अगला इन्होंने बोला है व्हाट विल हैपन इफ डियर आर मिसिंग इन द फॉलोइंग फूड चेन। इन्होंने बोला भाई देखो इधर, जैसे ग्रास है, ग्रास, डियर, टाइगर, और इसके बाद इन्होंने बोला है अगर भाई मैं क्या करता हूं, डियर को हटा दूं, डियर भाई मर गया, मान लो डियर सारे खत्म हो गए, तो इस फूड चेन पे क्या इंपैक्ट होगा बताओ। टाइगर मर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि भैया उसका तो खत्म हो गया ना सिस्टम। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। अब बात करें असर्शन रीजन की, हाँ असर्शन रीजन की बात करें, चलो 4 सवाल है, करना खुद, ठीक है, ये 4 सवाल आप लोग खुद करोगे, ठीक है। हाँ, या अगर चैप्टर के लास्ट में हमारे पास टाइम बचता तो हम करेंगे। अब आगे देख लो भाई, सेक्शन बी के बात कर लें, थोड़े अच्छे सवाल है सेक्शन बी में। भाई लोगों सुनो, तुम लोग को कितनी बार बोले शांत रहो, इधर क्वेश्चन का इंतजार करो, ठीक है। देखो, अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट लाइन से आप क्या समझते हो, सिलेक्ट लाइन फॉर्मूला बोलो भाई, साफ साफ बताया था। सिलेक्ट लाइन पे मैं एक चीज और याद आ रही है, कौन सी, सांप ने काटा, सांप नींबू चाट रहा था, याद आया। इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला याद करते हैं, क्विक लाइन, क्विक लाइन का फॉर्मूला CaO, ठीक है बेटा। बात करें सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट लाइन क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। अब सोचो क्वेश्चन क्या बोला, अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइन इज मेड बाय डिसॉल्विंग CaOH का होल ट्वाइस इन एक्सेस ऑफ वाटर। भैया अब इन्होंने क्या बोला आपने कि सिलेक्ट लाइन का हमने सॉल्यूशन बनाया है, किसमें वो डाल के, भैया पानी मिला के, किसमें डाला होगा इन्होंने पानी, क्विक लाइन में डाला होगा ना। तो भैया मतलब इसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या रहा होगा, CaO प्लस H2O gives you what, कैल्शियम। अब इन्हें बोला वाटर जो है एक्सेस में है। अब देखो दोबारा, दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर, मैंने इसे भैया हवा में छोड़ दिया इस सॉल्यूशन को, ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, द सॉल्यूशन स्लोली गोज मिल्की एज अ फेंट व्हाइल PPT फॉर्म्स। देखो इन्होंने बोला सॉल्यूशन जो मिल्की हो गया, भैया देखो सॉल्यूशन मिल्की हो गया मतलब सोच लो भाई, मैंने आपको साफ साफ बताया था मिल्की कंडीशन कहीं पे भी आ जाए तो एक ही कंडीशन यूज हो, टेस्ट फॉर CO2, याद आया क्या है, टेस्ट फॉर CO2, मतलब एटमॉस्फेयर में इसने किसके साथ रिएक्ट करा, CO2 के साथ, किसके साथ, है ना। और उसके बाद इन्होंने प्रोडक्ट क्या बनाया, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर क्या होता है, व्हाइट, PPT, ठीक है भाई। इनने आगे क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाई अ फेंट व्हाइट। अरे भाई हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा ना, यही इनने पूछा है कि ये एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों हो रहा है, समझ आया। अच्छा ठीक है, अगर मैं होता इसकी जगह तो मैं थोड़ा और बोलता कि मैंने कुछ टाइम के लिए जब इसे और छोड़ दिया उसमें तो ये व्हाइट कलर गायब हो गया,
तो इसका मतलब क्या है, CO2 जो है बहुत ज्यादा एक्सेस में हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भैया वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ भाई। बढ़िया। अगला क्वेश्चन भाई समझ आया ना क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है इसमें? हाँ क्वेश्चन नंबर, हाँ अब इधर ध्यान दो भाई सारे लोग। ये सैंपल पेपर आप लोगों ने घर जाके ना भाई दोबारा करना है एक एक लॉजिक के साथ, ठीक है? देखो, गिवन बिलो इज अ सर्किट ऑफ शोइंग करंट फ्लोइंग इन इट। देखो भाई यार इन्होंने ऐसा सर्किट दे दिया, ये सर्किट आपके में आता नहीं है, इन्होंने रियोस्टेट का यूज करवा लिया। ठीक है, चलो इसका वो वाला पार्ट कर, सुनो ध्यान से। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम इन द वॉल ऑफ रजिस्टर ऑफ 2 ओम। देखो जैसे ही हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, अभी हम और वाला करें उसके बाद ऊपर वाला करेंगे, ठीक है बेटा? इन्होंने ये बोला है कि अगर आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। इनने बोला है आपने निकालना है 2 ओम के रेजिस्टेंस ने कितनी पावर कंज्यूम करी। देखो भैया पावर कितनी कंज्यूम करी हमने ये निकालना है। अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे पता है पावर निकालने का अपने को, तो पावर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू, हमें 2 ओम रेजिस्टेंस का पावर निकालना है, मतलब 2 ओम का हमें वोल्टेज भी पता होना चाहिए, करंट भी पता होना चाहिए, है ना भाई? तो देखो चलो सब कुछ निकालते हैं, पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 2 + 1, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3 ओम आ गया। V बराबर IR होता है, वोल्टेज कितना दिया है, I इंटू में 3, 3 से कितनी बार में गया, 2 बार में, तो करंट कितना आ गया, ठीक है भाई करंट आ गया हमारा। हमें पता है यहां से अगर करंट फ्लो हो रहा है आई गया, यहाँ पे भी हमारा क्या है, आई आया, ठीक है भैया जी? तो इसमें भी करंट हमारा कितना गया इस वाले में, ये 2 एम्पियर ही गया, 2 एम्पियर गया। हमने पावर निकालना ना इसका, अब पावर के लिए हमने करंट तो निकाले, लेकिन हमें तो वोल्टेज भी चाहिए ना, तो चलो निकालते हैं इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ। ध्यान से देखना, V बराबर IR होता है, मुझे इसके लिए निकालना तो मैं V ले लेता हूं 2 ओम का। I मुझे कितना दिया, 2 एम्पियर दिया, रेजिस्टेंस इसका कितना है, 2 है, तो 2 दूनी 4, भैया 4 वोल्ट का जाएगा उसमें। भाई कितना वोल्टेज जाएगा उसमें, 4 वोल्ट जाएगा, ठीक है भैया? पावर निकालना मेरे को वोल्टेज इंटू करंट होता है, वोल्टेज कितना दिया है, करंट कितना है, तो 4 दूनी 8, 8 वोल्ट आ गया भाई। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसमें कितना पावर कंज्यूम हुआ भाई, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है? इसके बाद जो ऊपर वाला रियोस्टेट का क्वेश्चन था वो क्या बोल रहा है, गिवन बिलो इज अ सर्किट शोइंग करंट फ्लोइंग इन इट, आइडेंटिफाई ईच कंपोनेंट ABCD। ओहो कितना प्यारा, तभी हम सोचे रियोस्टेट का न्यूमेरिकल कैसे आ गया तुम्हारे में। भाई देखना कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा है, देखो ध्यान से जरा। इनने क्या बोला है, यहां पे गुल्ला लगा दिया इन्होंने और इसको नाम दे दिया D, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया भाई B, इसको नाम दे दिया इन्होंने C। अब पूछा ABCD क्या है। देखो भाई A साफ साफ पता चला क्या है, बल्ब है, B क्या है, रेजिस्टेंस, यही गलत है, रजिस्टर, या इसका एक और नाम है रियोस्टेट, क्या इसका एक और नाम है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप जो चाहो वो लिख सकते हो, मैं तीनों लिख देता हूं एक बार, ठीक है भाई? देखो आप चाहो रियोस्टेट बोल दो इसे, आप चाहो इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल दो, ठीक है? आप चाहो इसे रजिस्टर बोल दो। वैसे रजिस्टर ना बोलो तो बेस्ट है, इन दोनों में से आपने एक यूज करना है, रियोस्टेट यूज करो आप। समझ में आया कि नहीं है भाई? आप लोग बोर्ड में रियोस्टेट वर्ड यूज करेंगे, क्लियर हो गया? और D क्या है, एमीटर, भाई पहले लगा दिया है। देखो अच्छा सुनो भैया, मुझे कैसे पता D एमीटर है, वोल्ट मीटर भी हो सकता है, तो ध्यान से सुनो, मेरे को कैसे पता चला, आप लोग शांत रहो मैं बताता हूँ। जो सीरीज में लगा हो वो एमीटर होता है, और अगर पैरेलल में लगा है तो वो वोल्ट मीटर होगा। ध्यान है, सीरीज में लगा है तो एमीटर, पैरेलल में तो वोल्ट मीटर, सीरीज में तो एमीटर, पैरेलल में तो वोल्ट मीटर। बहुत बढ़िया भाई। अब इन्हें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो भाई अगला दिया है, लुक एट द, भाई सुनो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है भाई, देखो लुक एट द फॉलोइंग फिगर। इनने भाई एक ट्रायंगल तो बना दिया है सीधा, और उसके बाद इन्होंने एक ट्रायंगल बना दिया भाई उल्टा, और उसके बाद इन्होंने भाई इसमें काफी सारी लाइनें खींच दी है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लुक एट द फिगर
चूज द करेक्ट वन एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अरे चाहते क्या है लड़के? भाई देखो इनने बोला इस फिगर को देखो, देख लिया चूज द करेक्ट वन एंड, अरे भाई ये क्वेश्चन में पता है उल्टा सीधा बोल दिया। चलो मैं बताता हूँ ये लड़का क्या पूछना चाह रहा है। ये भैया आपसे वो पूछना चाह रहा है, आप लोगों ने ट्रॉफिक लेवल पढ़े हैं, वो पूछना चाह रहा है सही कौन सा होता, ये वाला। भाई इतना भाई सवाल, इतना भाई यार, हद है यार भाई। नहीं यार इनने लाइनें खींच दी ना है बीच में, अब इसे रिफ्रैक्टेड रे तो मत बोल देना यार, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, बोर्ड में ऐसा नहीं आता। फिर भी चलो एक बार कर लेते हैं। इसको क्या बोले? प्रोड्यूस, इसको बस समझ गए ना भाई, ठीक है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, सब कंज्यूमर, डिकम्पोजर आएंगे ही नहीं। बढ़िया। अब सुनो भाई देखो वन वर्ड आंसर देना है। नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आ गई भाई। इनने बोला है आप वो वाले पार्ट का नाम बताओ जिसमें स्पर्म और यूरिन कॉमन होता है। यूरेथ्रा। कौन सा? क्यों ना एक काम करते हैं भाई, इसी के बहाने थोड़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रिवीजन हो जाए भाई, ठीक है भाई। इसको मैं बोलूंगा यूरेथ्रा, समझ तो गई होगे, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा? यूरेथ्रा। इसको वास डिफरेंस, इसको एपिडिडाइमिस, इसको और इसके बाहर जो थैला होता है स्क्रोटम। समझ आ गया भैया? सबके फंक्शन में एक बार लाइन से बता देता हूं, वही इनने पूछे हुए तीनों में, ठीक है। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाना, स्क्रोटम का काम होता है इससे बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कम रखना। आई रिपीट, स्क्रोटम का काम होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम रखना। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को बनाना। एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है बेटा? स्पर्म को स्टोर करना। उसके बाद जो हमारा वास डिफरेंस, इसका काम होता है बेटा इसको ट्रांसफर करना। यहाँ पे तो ग्लैंड भी होते हैं भाई, सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। बढ़िया। सेमिनल वेसिकल पेयर में होती है भाई। सेमिनल वेसिकल का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्या करना? उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या प्रोवाइड करता है? फ्लूइडिटी। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लूइडिटी। समझ आया भैया? एक बात बताओ, स्पर्म को नरिशमेंट की क्या जरूरत भैया? भाई लड़के को 3 दिन जिंदा रहना, समझ में आया? 2 से 3 दिन जिंदा रहता है स्पर्म भाई, हल्के में ले लो क्या भाई? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये समझ में आया, यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा से भैया आपका यूरिन भी आता है और स्पर्म भी आता है। समझ आ गया? इनने तो 2 पूछे थे, हमने तो सारे बता दिए। क्लियर हो गया भाई? कोई दिक्कत तो बताओ भाई, ये फंक्शन सबको पता होना चाहिए भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? एक लगा देना भाई साहब, क्या धीरे से, चलो रहने दो यार, इधर ध्यान फोकस कीजिए ना बेटा, 3 बार बोल दिए बात है ना। 2 ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली। भाई देखो सुनो, ध्यान से सुनना और आंसर करने की कोशिश करना, बोर्ड पे ही सुनो पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने। राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए। हाँ भाई अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई। नहीं बड़े वाले तो जल्दी हो जाएंगे, थ्योरेटिकल आंसर ही तो बताना है। एमसीक्यू में सबसे ज्यादा टाइम लगता है भाई समझाने में, तुम लोग तो टिक मारने, हमने तो सारा कॉन्सेप्ट समझाना है ना उसका, इसलिए। देखो इन्होंने बोला 2 ग्रीन प्लांट है भाई, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है भैया। इनने बोला दोनों को सेपरेट रख दिया इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर। भैया कंटेनर में रख दिया, ऑक्सीजन फ्री है, मतलब ऑक्सीजन फ्री कंटेनर, इसका मतलब ऑक्सीजन भर भर के आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी? ऑक्सीजन फ्री है इसका मतलब क्या है भैया? ऑक्सीजन नहीं आएगा, नहीं आएगी या आएगी? नहीं आएगी। कभी पता चले ऑक्सीजन फ्री कंटेनर मतलब ऑक्सीजन आन दो, ऑक्सीजन फ्री है भाई, नहीं। ऑक्सीजन फ्री मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला वन इन द डार्क एंड अदर इज सनलाइट। भाई इसको मान लो हमने रख दिया भाई अंधेरे में, एकदम बंद कमरे में, इसे रखा है सनलाइट में, ठीक है। अब बोला गया इट वॉज ऑब्जर्व दैट प्लांट केप्ट इन डार्क कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर। भाई वाला मर गया भाई। ओ ये लो खुश। ओ ठीक है भाई। अगला बात क्या है, इनने बोला इसका मतलब बताओ भाई। देखो यार सुनो यार कितना बड़ा अत्याचार कर दिया तुम्हें। अच्छा बताओ क्या हुआ था इसके साथ? भैया ये फोटोसिंथेसिस नहीं बन कर पाया यार, इसको खाना नहीं मिला भाई, खाना नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं है भाई। जब खाना नहीं मिलेगा तो भाई मर जाएगा, नहीं मर जाएगा भाई? भाई पूरा जिंदा मर जाएगा भाई। और जो सनलाइट वाला है प्रॉपर वो काम करता। हाँ इसके साथ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट फ्री दे भाई। देखो इसके साथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ये है,
एक्टिविटी याद आती है इसके साथ? CO2 की एक्टिविटी हमने करी थी KOH के साथ। KOH का काम होता है CO2 को अब्सॉर्ब कर लेना। दूसरा आया था आयोडीन के साथ, कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर। याद है फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी? इसके साथ ये दो कॉन्सेप्ट फ्री भाई, समझ आया कि नहीं आया? आयोडीन के साथ भैया ब्लू कलर देता है। अब भाई सुनो, ऐसे क्वेश्चन बड़े प्यारे लगते हैं यार। देखो भाई क्वेश्चन सुनना क्या है, इसी का और वाला पार्ट है। अगर जाइलम टिश्यू को निकाल दे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। भाई देखो भाई, ये तो वही बात हो गई ना यार, तुम्हारे घर से मोटर का कनेक्शन काट दिया यार, अब पानी नहीं आएगा ना भाई। समझ आया कि नहीं आया? तो भाई पानी ट्रांसफर ही नहीं होगा भाई। ठीक है, अगला हमारा आता है क्या? वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। भैया हमारे चोट लग गई और खून निकलना शुरू हो गया। भैया क्लॉटिंग हो जाएगी थोड़ी देर बाद। क्लॉटिंग क्यों हो जाएगी? प्लेटलेट्स की वजह से। किसकी वजह से? बढ़िया भाई। अब भाई चलते क्वेश्चन नंबर 26। भाई न्यूमेरिकल आ गया भाई। भाई न्यूमेरिकल भाई, अब तो आंखें चमक गई होंगी। हाँ स्टार्टिंग में भाई अगला क्वेश्चन है 26वां। देखो, द पावर ऑफ अ लेंस इज 5 डायोप्टर। पावर इन्होंने बोला है भाई क्या है? भाई इन्होंने बोला +5 डायोप्टर है। ठीक है, देखो व्हाट द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। भाई कितना आसान है भाई, सुबह ही करा था इस क्वेश्चन को हमने। देखो सुनो, अगर पावर इन्होंने प्लस दे दी, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि पावर बराबर 1/f होता है। अगर मैं पावर की वैल्यू यहाँ पे 5 डाल दूं 1/f, तो f की वैल्यू 1/5 आई। भाई कितनी आई ये तो मैटर ही नहीं करता, मुझे इतना पता फोकल लेंथ मेरी पॉजिटिव आई है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला लेंस यूज हुआ है। अब इनने बोला इसका नेचर वेचर बताना। भाई समझ में आया कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई इनने बोला है कि हमने ऑब्जेक्ट वहां रखा है जहां में सेम साइज की इमेज मिलेगी। अगर सेम साइज की मिले, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 2f पे रखा है। किस पे रखा है? 2f। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है तो इमेज भी 2f पे बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। नेचर वेचर जितनी भी प्रॉपर्टी है सब लिख दोगे ना इसकी। भाई भर भर के लिखी थी इस पे हमने। भाई देखो कितना सिंपल न्यूमेरिकल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो यार। चलो वापस आते हैं केमिस्ट्री पे। कितने क्वेश्चन होते हैं? 39 है क्या? चलो ठीक है। सुनो, किसकी हरकत है ये? बात करते बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? इसके ना 2-3 पार्ट दिए इन्होंने। देखो भैया पहला पार्ट क्या है, ध्यान से देखो। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर। व्हाट आर दीज ऑक्साइड्स एंड देयर सॉल्यूशन इन वाटर कॉल्ड। भाई इन्होंने बोला कुछ ऑक्साइड्स होते हैं बेटा वो आपके वाटर में नहीं घुलते, मतलब कुछ होते हैं इनसोल्यूबल, कुछ होते हैं सोल्यूबल। कोई बताएगा भाई इनसोल्यूबल कौन सी होती है? भाई कौन सी मेटल ऑक्साइड इनसोल्यूबल होती है और कौन सी सोल्यूबल होती है? भाई सोल्यूबल बताओ और इनसोल्यूबल बताओ। बोलो भाई, मतलब कुछ होती है मतलब डिसॉल्व हो जाती है और कुछ डिसॉल्व नहीं होते। और व्हाट आर दीज ऑक्साइड्स एंड देयर सॉल्यूशन इन वाटर कॉल्ड। जो इनका सॉल्यूशन बनता है इसका क्या कहते हैं? सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? अल्कली कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कली कहेंगे। क्यों भैया? क्योंकि हमें पता है मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। तो या तो अल्कली का तो नहीं तो अल्कलाइन मीडियम बोल दो, तो एक ही बात है भाई। अब सवाल ये उठता है कौन सी वाली सोल्यूबल होती है भाई वाटर में? कौन सी मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेटा सोल्यूबल हो जाएंगी? हाँ, मतलब जितनी भी आपकी हाई रिएक्टिव वाली है वो सब क्या होंगी? सोल्यूबल होंगी। और जो सोल्यूबल नहीं होंगी वो कौन सी होंगी? लो रिएक्टिव। समझ आ गया? एकदम क्लियर है भाई? बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक इज कवर्ड विद अ थिन लेयर। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस लेयर? अरे भाई कल ही बताया था साफ साफ। सुनो, अगर मैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करूं तो जो मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, इनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है? एक पतली सी लेयर से कवर हो जाता है। कौन सी लेयर होती है वो? ऑक्साइड लेयर। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। देखो आपने कभी एक चीज नोटिस करी है, जो हमारे घर मतलब घरों के सामने जो लाइट की सप्लाई आई हुई है ये एल्यूमिनियम वायर यूज करता है। एल्यूमिनियम एक मेटल है
तो इसमें जंग लगना चाहिए क्योंकि हर मेटल में जंग लगता है। फिर एल्यूमिनियम में जंग क्यों नहीं लगता भाई, इसमें तो बारिश वारिश सबके कांटेक्ट में रहता है। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि बेटा जो कवर ओवर कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ। जो ऑक्सीजन है ना बाहर, जो बाहर ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना चुका होता है, जो कि एक क्या है, जैसे सपोज करो ये हमारा मेटल है, ये मेटल है, इसके ऊपर अगर ये लेयर चढ़ गई तो बेटा अब इस जो बाहर का मेटल वो तो इसके साथ रिएक्ट कर नहीं पाएगा, तो हमारा बेटा जो मेटल है वो कोरोड नहीं होता। समझ आया कि नहीं आया? तो मेटल ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। कौन से मेटल के ऑक्साइड की? जिसका वो मेटल है उसी के मेटल ऑक्साइड की लेयर चढ़ेगी। अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ेगी। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो बोलो भाई। बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, सम अल्कली मेटल्स कैन बी कट विद अ नाइफ। भाई कुछ को हम नाइफ से काट सकते हैं बेटा, हमने बताया था भाई, हमने आपको भाई प्रॉपर बताया था। लीना का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बताया था नहीं बताया था? सुबह ही बताया था। लीना का क्या है, बहुत सॉफ्ट। भाई बड़ी प्यारी सी ट्रिक बताई थी इस पर हमने, ठीक है भाई। भाई तुम्हारा ओपिनियन किसी ने नहीं मांगा यहाँ पे। अगला भाई, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन मरकरी ऑक्साइड इज हीटेड। भाई अगर मैं मरकरी ऑक्साइड को हीट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? अगर मरकरी ऑक्साइड को मैं हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? मरकरी और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया। अगला क्वेश्चन भाई सुनो, मिक्सचर ऑफ कॉपरस ऑक्साइड एंड कुपरस सल्फाइड इज हीटेड। इन्होंने क्या बोला है? क्यूपरस बोला है इन्होंने। क्यूपरस क्या होता है? कॉपर है भाई, मिसप्रिंट है यार। एक तो ये क्या है भाई, ये मतलब मास्टरमाइंड यार, लुल है यार ये। सुनो भाई क्या बोला गया, मरकरी ऑक्साइड इज हीटेड, मतलब ये वाला तो हो गया ना। दूसरा, अगर मैं कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड जो है इनके मिक्सचर को अगर मैं हीट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? तो Cu और SO2 क्या मिलेगा? कॉपर और SO2। कॉपर और, ठीक है भाई, कॉपर और SO2 मिलेगा। कोई दिक्कत तो बताओ भाई। साफ साफ रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है कोई बताएगा? मेटलर्जी, रिफाइन करना है, किसी मेटल को प्योर करना है। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। हाई रिएक्टिव एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, जो मॉडरेट होते थे उनके लिए क्या करते थे? कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। उसमें हमने आपको बताया था कैल्सिनेशन में बार बार सीसी आ रहा है, इसका मतलब कार्बोनेट होता है। रोस्टिंग में एस हो रहा है, मतलब सल्फाइड का और पाया जाता है। ये हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट था आगे पीछे का। समझ आया? बढ़िया। अगला इसमें बोला गया है एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद मैग्नीज ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को अगर हम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दे तो क्या मिलेगा भाई हमें? बोलो, मैग्नीज ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो पहले। MnO2 भाई, इनने बोला है डाइऑक्साइड है भाई, ठीक है, MnO2। अब इनका अगर मैं प्रोडक्ट पूछूं तो क्या जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और एल्यूमिनियम भाई? साफ साफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यार। हाँ बेटा देखो, आप लोगों ने नहीं जाना, मैग्नीज जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, या आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, है ना? तो इसमें साफ साफ देखो, ऐसे क्वेश्चनों में ना आपको गिवन होता है, इसलिए उन्होंने दे दिया मैग्नीज डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन दो यूज करने हैं आपने, इसलिए उन्होंने इसमें बोल दिया है। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या होगा? समझ गए कि नहीं समझे? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है, Mn क्या हो जाएगा? बस ठीक है। अगला इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला? Why is chemical combination better than electrical? भाई कितनी बार करा चुके क्वेश्चन। केमिकल कॉम्बिनेशन बेटर होता है इलेक्ट्रिकल से, कोई बोलेगा? भाई केमिकल वाला बेटर होता है इलेक्ट्रिकल से, केमिकल बेटर है, तुरंत हो जाता है। अच्छा भाई, भैया केमिकल को बेटर बताना, क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रिकल मतलब नर्व इंपल्स है, वो बेटर नहीं है, हार्मोनल सिस्टम बेटर है। ये क्यों? मैं बताता हूं, देखो सुनो बेटा, बड़ा प्यारा सवाल है ये, ध्यान से सुनो। आपकी बॉडी में जो बेटा केमिकल सिग्नल है ना, वो हर जगह प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या है, आपकी बॉडी में जितनी भी चीजें जैसे सेल वगैरह है ना बेटा, हर सेल के पास आपका न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं है। तो वहां पे और जो सेल के अंदर हार्मोन प्रेजेंट अगर पहुंचाना है ना, तो उसके लिए हमें केमिकल सिग्नल का यूज करना पड़ता। समझ आया नहीं आया? तो इसलिए केमिकल सिग्नल क्या होता है बेटा? बेटर है। और दूसरा, इसका ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होता है? जो नर्व होते हैं ना बेटा, न्यूरॉन्स होते हैं, उन्हें रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए होता है। बट जो केमिकल सिग्नल होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता, ग्लैंड्स डायरेक्ट हार्मोन्स रिलीज करती है। समझ में आया? केमिकल कम्युनिकेशन का मतलब है हार्मोनल सिस्टम।
और इलेक्ट्रिकल अप्रोचेस का मतलब है नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या? नर्वस सिस्टम, और केमिकल का मतलब हार्मोनल सिस्टम। समझ आया कि नहीं है भाई? समझ आया कि नहीं है? अगला इन्होंने बोला मेंडल इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट क्रॉस्ड अ वैरायटी ऑफ पी प्लांट हैविंग राउंड सीड। भाई देखो, अब इसको मैं नहीं करा रहा हूं, आप सबको पता है डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछा गया है। नोट्स का डायरेक्ट उठा के चिपका दोगे, सीधा सीधा डाई हाइब्रिड क्रॉस ने डायरेक्ट पूछ लिया, हो जाएगा? स्किप कर दें? हो जाएगा? अच्छा चलो इसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? 9:3:3:1। आई रिपीट 9:3:3:1। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 भाई, द डायग्राम गिवन बिलो शोज एन ऑब्जेक्ट इट्स इमेज। ठीक है भाई। अरे भाई यार कितना प्यारा सवाल है भाई, कितना प्यारा सवाल है। मतलब इससे ज्यादा भैया तो सवाल नहीं देखा। देखो इधर भाई, देखो सुनो, इन्होंने ऐसा कंडीशन दिया और उसके बाद बोला ये आपका फोकस है। इन्होंने बोला यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा है। इनने ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बता दिए, लेकिन मैं तो आपसे बोलता हूँ, मैं तो आपको इमेज बताऊंगा भी नहीं। बताओ इमेज कहाँ बनेगी भाई? यहाँ बनेगी नहीं बनेगी? और इनने तो इमेज की भी पोजीशन दे दी है। अब देखना क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, कितना भाई आता है। कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? दूसरा कन्वर्जिंग लेंस है। इनने बोला दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाओ जिसमें ऐसा इमेज बनता है। मैं नेम टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर सच एन इमेज इज ऑब्टेन्ड। कहां पे? हाइपरमेट्रोपिया के चश्मे में। भाई सुनो देखो, अच्छा नहीं पता, नहीं पता हमें कॉन्वेक्स वही लिख सकते हैं ना? क्या कॉन्वेक्स के मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस जहां यूज होता है वही बनेगा। मतलब? यार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूछा, कहां कहां यूज होता है। चलो ठीक है, चलो मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपने घर जाके सर्च करना है तो बताना है, प्रॉपर है ना? आप देखो सुनो भाई, ऐसा कंडीशन पूछा है जहां पे वर्चुअल इमेज बने। रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? क्लियर करोगे साले? उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना भाई कि ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, समझ आ गया? घर जाते बेटा हमको सेंड करना। ठीक है, बोलो भाई समझ आ गया या नहीं आ गया? चलो एक काम करना ना, तुम लोग एक काम करना, बेस्ट ये वाली वीडियो है ना, हाँ ग्रुप में भेजोगे भाई। ग्रुप में बहुत सारे मैसेज होंगे एक साथ में, गंद मच जाएगी। इसमें कमेंट कर देना। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया भाई? ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ दिस लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अगर इसको मैं कॉनकेव मिरर से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा? सब कुछ क्लियर है भाई? वर्चुअल इमेज ही बनेगा। बढ़िया भाई। भाई देखो अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है भाई, ये तो कल ही हमने शायद ग्रुप में भेजा था ऐसा कुछ क्वेश्चन। मयंक का डाउट था ना ये वाला तो ना? अच्छा अच्छा, पावर था ना उसमें तो। देखो भाई सुनो, कितना छोटा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन भैया छोटा बड़ा नहीं होता। ये इनने दिया 6 ओम है, ये 6 ओम है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन हमने क्लास में बनाया था भाई, इससे महंगा वाला बनाया था। आपको याद हो, मैंने तो यहाँ पे भी हर जगह रेजिस्टेंस दे दिया था भाई, इससे महंगा बनाया था हमने। ये 10 ओम है, ये R1 है। इनने बोला है R1 की वैल्यू पता लगाओ। भाई इतना आसान यार। सुनो मैं बता दो, देखो सुनो भाई, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सबको क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहां से सारे लोग R इक्विवेलेंट निकाल लोगे भाई? कैसे निकालो मैं बता देता हूं। ये तीनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल। ये फिर तीनों किस में? सीरीज में। अगर सीरीज यहां से R इक्विवेलेंट आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। R इक्विवेलेंट इजीली अगर कैलकुलेट हो गया तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है। V बराबर आई आर। वोल्टेज हमें कितना दिया? 30 वोल्ट दिया है। I भी हमें दिया है, लेकिन जो R इक्विवेलेंट है जब आप इसे निकालो, इसमें R1 हमारा वेरिएबल आएगा कि नहीं आएगा? R1 वेरिएबल आएगा। तो इस पूरी इक्वेशन में खाली एक ही तो वेरिएबल बचा, वो क्या है? R1। सबका हो जाएगा भाई, कोई भी है जिससे नहीं होगा? बढ़िया भाई, वेरी गुड भाई। अगला इन्होंने बोला स्ट्रेट राइट हैंड थंब रूल। भाई ऐसे क्वेश्चन करवाओगे भैया? हाँ भैया भाई, ऐसे क्वेश्चन करवाओगे क्या? राइट हैंड थंब रूल हमने सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया। तार को पकड़ लो, जो अंगूठा है उसको करंट के डायरेक्शन में, जो कर्लिंग फिंगर है वो क्लियर है भाई? हाँ भाई, हाँ क्या? हाँ भाई,
अब मान लो यही क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, हाँ भाई बहुत दुख होगा। चलो छोड़ो भाई, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है बेटा? और हाँ, आप लोग एक काम करना, मॉर्निंग में आप लोग को आज तो सैंपल पेपर भेज दिए जाएंगे, आपने सैंपल पेपर करने हैं, ठीक है? 2 आपके मॉर्निंग के हैं, एक ये, और आपको ये कल मॉर्निंग में जो आपकी क्लास है वो सैंपल पेपर की डाउट क्लास है। जितने भी डाउट्स आए आप सबके वो होगा। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो एक और सैंपल पेपर हम करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? आप सब सारे लोग भाई इतना करके आना, ठीक है? अब क्वेश्चन सुनो भाई, अगला क्या है भाई? थोड़ा फास्ट करते हैं ना भाई। सुनो, आ मेटल कार्बोनेट है X, ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, एक एसिड के साथ रिएक्शन करी है तो एक गैस निकली है, गिव्स आ गैस। कौन सी गैस है पता नहीं भाई। विच व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन Y गिव्स द कार्बोनेट बैक। भैया अगर क्या किया भाई मैंने इसमें, एक मिनट रुक जाओ। व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन Y, जब इस गैस को मैंने Y के साथ पास कराया तो ये दोबारा क्या बन गया भाई? मेटल कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया? और इन्होंने बोला है जो हमारा X है वो भी क्या है? मेटल कार्बोनेट। उनने बोला है ऑन द अदर हैंड अ गैस G that is obtained at anode during electrolysis of brine is passed on dry Y, it gives a compound Y। देखो सुनो, इनने बोला X Y G Z सबका पता लगाओ। अरे आप लोग बोलो यार, मुश्किल है? अच्छा बोलो, क्या होगा मेटल कार्बोनेट? क्या होगा? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, कौन सी गैस मिलेगी? CO2 गैस मिलेगी। और ये Y क्या है? सिलेक्ट लाइन। सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला बोले तो, अगर इसके साथ मैंने फिर से रिएक्शन करा दी तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा मेटल कार्बोनेट। इसका कलर क्या होगा? व्हाइट। इनने तो पूछा भी नहीं है कलर कौन सा है, ठीक है भाई? समझ आया कि नहीं आया भाई? कोई दिक्कत तो बोलो भाई। अरे बोलो, नहीं आया भाई? कोई है ऐसा जिसको नहीं आया? भाई बड़ा सिंपल सवाल है। अगला इन्होंने बोला है 5 सॉल्यूशन आपका A B C D एंड E, इनका pH आपको दिया। देखो सुनो, इसी का और वाला पार्ट है A B C D E, इनका pH दिया है 4 1 13 7 10। इनने बोला स्ट्रांगली एसिडिक कौन है? अरे भाई हो जाएगा ना भाई, ऐसे भाइयात वाले सवाल पूछे गए इसमें। भाई सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, एसिड कौन है? देखो भाई, जिसका pH कम वो ज्यादा एसिड होगा या कमजोर एसिड होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। और जिसका pH ज्यादा वो वीक एसिड है। अगर यहीं पर मैं बेस के टर्म्स में रिलेट कर रहा हूं आपसे तो क्या होगा? जिसका pH ज्यादा वो बेस अच्छा कि बेकार? अच्छा, अच्छा होगा। वेरी गुड। अगर उसका जो pH है वो अगर कम है तो बेस कैसा होगा? बस बढ़िया, यही सवाल उन्होंने पूछे गए और कुछ नहीं पूछा। अगला सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए यार हम लोग। लिस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। भाई एनिमल का बताना है। सुनो, नर्वस सिस्टम और आपका जो केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब जो हार्मोनल है उनमें डिफरेंस करना है। कर दोगे? हो जाएगा भाई? सबसे हो जाएगा, कोई ऐसा बच्चा जो नहीं होगा? अच्छा चलो कोई एक आध डिफरेंस बोलो। न्यूरॉन और हार्मोन में बोलो। न्यूरॉन वाला फास्ट होता है कि स्लो? फास्ट होता है। आजकल हार्मोनल वाला क्या होता है? स्लो होता है। और न्यूरॉन में दूसरा डिफरेंस? हाँ बढ़िया। जो न्यूरल सिस्टम अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, वो हर जगह, लेकिन केमिकल वाला हर जगह पाया जाता है। तीसरा डिफरेंस बोलो। अच्छा, न्यूरॉन टाइम लेता है, अभी तो बताया फास्ट होता है न्यूरॉन। हाँ, जो न्यूरॉन वाला होता है उसे रिपेयर की जरूरत होती है, हार्मोनल वाले को रिपेयर की जरूरत नहीं होती है। समझ आ गया? और बोलो। 3 बोला लेकिन हम 4 करेंगे भाई। अरे हमारे यहाँ ऐसे ही होता भाई। बोलो भाई मारो बुद्धि, बोलो मारो बुद्धि भाई। नहीं समझे? नहीं पता? देखो भाई, जो साइट ऑफ रिस्पॉन्स है न्यूरॉन वाले का वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन जो हार्मोनल है उसका कोई साइट ऑफ वो है वर्किंग भाई, जहां ग्लैंड वहीं से काम चालू। समझ में आया कि नहीं है भाई? कोई दिक्कत तो बताओ भाई। हाँ, और बढ़िया, नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन होते हैं, हार्मोनल में नहीं होते। ये थोड़ा भाई याद हो गया। हाँ भाई, चलो छोड़ो भाई। अगला इन्होंने पूछा ऑक्सीजन जो होता है बेंडिंग प्लांट के लिए क्यों होता? भाई
एक बार नहीं कई बार बताया, सुनो दोबारा बता रहे, रिलेट हो जाएगा पूरा। ई रही सनलाइट, भाई जो ऑक्सीजन है वो होता है आगे पीछे दोनों साइड, सनलाइट से ऑक्सीजन डरता है, ठीक है भैया। तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे होगा भाई, पीछे की साइड होगा, और ऑक्सीजन बढ़ेगा यहाँ से बढ़ेगा, तो मैं ऐसे करके क्या होता चल रहा हूँ, झुकता चल रहा हूँ भाई। समझ आया कि नहीं आया? तो बेंडिंग किधर से होती है, बैक साइड से। क्यों होती है बैक साइड से? क्योंकि वो सनलाइट के पीछे होता है भाई। समझ आ गया? अगला इन्होंने बोला है भैया डायग्राम बना दो न्यूरॉन का। ओहो भाई, भाई सस्ता वाला बना महंगा वाला? महंगा। ठीक है भाई। भाई अब मैं बीच में इसमें एक्सोन वगैरह ये लो यार, ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ठीक है सुनो, देखो भाई ये क्या है, डेंड्राइट, ये सेल बॉडी, ये और भाई यह बीच में जो होता है वो क्या, साइटोप्लाज्म। दो न्यूरॉन्स का बीच का गैप, जो सिग्नल होता है किस फॉर्म में होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब मैं एक बार वो फिर से बोल दूं, डेंड्राइट सिग्नल कलेक्ट करता है, ठीक है, एक्सन के थ्रू ट्रांसफर होता है, नर्व एंडिंग पीछे होता है, ठीक है भाई। अब इसमें एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट फ्री इसके साथ। कॉन्सेप्ट ये है, कभी कभार इसमें पूछ लेते हैं कि जो उल्टा जो नर्व एंडिंग है वो सिग्नल को रिसीव क्यों नहीं करती भाई, है ना भाई? कोई है इसका जो आंसर कर सकता है? आने वन डेंड्राइट की जगह, डेंड्राइट जो सिग्नल रिसीव करता है, इसलिए ये रिसीव क्यों नहीं कर लेते हो, यहाँ से निकल जाए सिग्नल। क्या? हाँ भाई, इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होता। जब आप 11th में अगर बायो लेते हो तो आपको बेटा प्रॉपर बताया जाता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो इसके लिए स्पेशल सेल्स की जरूरत पड़ती है, वो नहीं है यहाँ पे। मेनली मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, बट उतना लिखना नहीं है आपने बोर्ड में। क्या होता है यहाँ पे, कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ गेट होते हैं, यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं, बट यहाँ पे सोडियम वाले चैनल होते हैं। सोडियम जो होता है ना बेटा, वो सिग्नल रिसीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। आपने इतना जानना नहीं, बस इतना समझ लो, यहाँ पे कुछ गेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो गेट नहीं होते जहां से सिग्नल अंदर घुसता है। समझ में आए? 3-4 तरीके के गेट होते हैं भाई, ठीक है। हाँ भाई, क्या सेल नहीं, मैंने गेट बोला है। सुनो भाई, अगला इसमें क्या है, ऋषि वेंट टू पाल्मिस्ट टू शो हिज पाल्म। भाई ऋषि नाम का लड़का है, वो हथेली दिखाने गया है। उसके बाद उन्होंने भाई एक लेंस से देखा। अरे भाई कितना भैया क्या कहानी बनाते हैं यार, ये कितना भाई है। इनने बोला भाई वो कौन सा लेंस यूज करेगा, भाई सोचो, उसे इमेज को बड़ा बनाना है, तो इमेज भाई वो हथेली को जूम करके देख रहा है ना, तो भैया कौन सा लेंस यूज करेगा, कौन, केव या वैक्स? ओहो भाई, कौन केव में बड़ा इमेज बनेगा, कॉन्वेक्स में बनेगा? क्या होगा, कॉनकेव। समझ आया कि नहीं आया भाई? बढ़िया। अब इनने बोला उसका फोकल लेंथ आपको 10 दिया है और यू की वैल्यू 5 दी है। अब देखो भाई सुनो, इन्हें बोला इमेज कहां बनेगी, देखो भाई सुनो, यू इन्होंने दे दिया कितना, 5, फोकल लेंथ कितनी दे दी, 10। इन्हें बोला वी निकालो। भाई इतना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट मेहनत मजदूरी। क्या होगा फॉर्मूला, क्या ये होता है या गलत लिखा है? तो लेंस ही तो पूछा है, तो भाई सही लिखा है गलत है? मेरे ख्याल से यू आगे आता है यार, नहीं यार यू आगे आता है। अच्छा पीछे ही आता है क्या? अब देखो यू पता है, एफ पता, वी निकल जाएगा। बढ़िया भाई। अब आते हैं सेक्शन ई। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 37 जरा देखना। भाई देखो इन्होंने ना कुछ पीएच वैल्यूज आपको दी है, उनका बॉइलिंग पॉइंट देखा है और आपसे पूछा कौन सा कितना ज्यादा सोल्यूबल है। भैया देखो बड़ा प्यारा सवाल है, पूछा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाओ इथेनॉल का। इथेनॉल, इथेनॉल नहीं जानते भाई क्या है? अच्छा कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दोगे, पूरा खोल के बना दोगे, बस बढ़िया। इनने भाई यही पूछा है और उसके बाद भाई आईयूपीएसी नाम पूछा भाई, और इसका नेक्स्ट वाला कंपाउंड पूछा, जरा देखना, होमोलोगस कंपाउंड। अच्छा बताना जरा इसका होमोलोगस कंपाउंड बोलना भाई, इसका होमोलोगस कंपाउंड बोलना। CH3 क्या जुड़ जाएगा, पहले बताओ क्या जुड़ जाएगा? 2 CH2 कितने हो जाएंगे? अब इनने बोला इसका नामकरण कर दो भाई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन अल, क्या पेंटेन, पेंटेनल। भाई क्लियर है भाई, बोलो भाई। बढ़िया भाई, वेरी गुड। इसके बाद इनने अगला पूछा है भाई, सुनो, साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट
टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ जीन। भाई उन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या कराया है, इन्होंने क्रॉस करा दिया। भैया F1 जनरेशन F2 जनरेशन पूछा भाई, हो जाएगा ये बताओ भाई, हो जाएगा भाई? भाई मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सवाल है भाई, सब बहुत सिंपल है भाई, करके बताएं क्या? फिर भी रफली एक बार देख लो जिनको नहीं आता। कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर मैं इसको खोलूंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते थे, आ जाएगा। यही वाला है, मोनो हाइब्रिड कौन सा, डाई हाइब्रिड। बस यही तो चाहिए जिंदगी से यार। अगला सवाल भाई, ये क्वेश्चन तो भाई मैं क्या ही बताऊं, याद है ये वाली एक्टिविटी, याद है? चलो एक बार फिर से हो जाए। हाँ, मयंक भैया को कैमरे मैन का बहुत शौक था। हाँ भाई, आओ तुम्हारे हाथ से करवा देते हैं, आ जाओ भाई। हाँ भाई देखो, अरे कोई नहीं, हमने मजाक तो दिल पे ले ली भाई। हाँ भाई चलो देखो, सुनो भाई, ठीक है यार, अरे ठीक है यार, ठीक है, सुनो भाई, देखो ये ऐसे करो भाई। हाँ अब देखो भाई सुनो, ये हमें पता है, ये हमारा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, क्या है, साउथ पोल है। नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में जाएंगे भाई हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई? भाई मैग्नेटिक फील्ड, सही बात कैसे है भाई, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में जाएंगे, ठीक है भाई? अब देखो भाई, मेरे को लगाना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड रूल, ये मैंने लगा दिया। यहाँ पे हमारा कंडक्टर, मान लो करंट ऊपर, यहाँ से ऊपर जा रहा है भाई, ठीक है? जरा मेरे को इस साइड आने दो भाई, तभी मैं लगा पाऊंगा रूल, नहीं तो लगेगा नहीं भाई। अब ये हुआ भाई, अब जैसे कंडक्टर से करंट तो नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो भाई सीधा सा, आपको हमने बोला था आप बस मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज करो, करंट बाकी सब अपने आप हो जाना, ऐसे 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 पूरे दिन ना घुमाना। करना क्या है, देखो ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। भाई यहाँ से देखो, इनमें से क्या था, फील्ड ये था हमारा, तो फील्ड ऐसे जाएगा, फील्ड ऐसे जाएगा भाई, ये रहा ना फील्ड ऐसे, इसको देखो, ये मत देखो, करंट कहाँ जा रहा है, घुमा दिया, अंगूठा कहाँ गया भैया, मयंक भैया के अंदर कुछ जाएगा भाई, पेन भाई हथेली के अंदर यार, भाई हथेली के अंदर चला जाएगा भाई पेन, ठीक है भाई? अगर यही लेकिन मैं कंडक्टर को उल्टा कर दूं तो भैया जो यही है ये क्या हो जाए, ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगा पूरा सिस्टम। अब भैया ये कहाँ चला जाएगा बाहर? अब इन्हें यही पूछेंगे भाई, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन की क्या औकात होती है, डायरेक्ट यही पूछेंगे भाई कि इनसाइड जाएगा, आउटसाइड जाएगा, कहाँ जाएगा? समझ आया कि नहीं आया? तो भाई आप लोगों ने लिखना है कि पेन गोज इनसाइड टू मयंक भैया। समझ आया कि नहीं आया भाई? कोई दिक्कत तो बताओ भाई। हाँ भाई कोई दिक्कत तो बताओ भाई। सैंपल पेपर ना इसी के साथ ना भाई अपना ना समाप्त हो गया भाई। उम्मीद है भाई कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। जतिन भैया बंद कर देना यार इसको यार।